नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब एक मैराथन लेके आ चुका हूं। मैराथन का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो भारत का जो राष्ट्रध्वज है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। राष्ट्रध्वज की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे नेशनल फ्लैग में 3 प्रकार के रंग दर्शाए गए हैं, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। देखिए, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को जो एडॉप्ट किया गया था, ये 22 जुलाई 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने एडॉप्ट किया था। इसमें एक अशोक चक्र भी दिखाया गया है, जिसमें कि 24 स्पोक्स 24 तिलियाँ दर्शाई गई। क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, ये जो मैराथन रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन मैंने जो है वो चुन चुन के लाया। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र मार्ग 1 क्या है। अगर मैं बात करता हूँ अस्त्र मार्ग 1 की, पिछला जो क्वेश्चन है वो बहुत पुराना है और इसलिए मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है ये पहले जो है वो केंद्रीय मंत्री होते थे, अब तो नहीं है, अब ये खाली सांसद है हमीरपुर से। तो अस्त्र मार्ग 1 जो है एक प्रकार की मिसाइल है। देखिए, ये तो मिसाइल है, कुछ और भी मिसाइल्स के प्रकार है, जैसे निर्भया, ब्रह्मोस, प्रहार, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी की सारी जो है मिसाइल्स है। तो आपने याद रखना है कि अस्त्र मार्ग 1 भी एक जो है मिसाइल है। इसके अलावा निर्भया एक मिसाइल है, ब्रह्मोस एक मिसाइल है, प्रहार एक मिसाइल है, अग्नि एक मिसाइल है, पृथ्वी एक मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, बिलासपुर रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ। बहुत बार मैं ये क्वेश्चन आपके बीच बता चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सिनेरियो बार बार आपके बीच लाता रहता हूँ। बिलासपुर का हुआ था 1 जुलाई 1954। हिमाचल का गठन बता दिया है कि 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा। देखिए, 5वां जिला बिलासपुर बना। 1960 में छठा जिला कौन बना था, किन्नौर बना। और 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। 1957 में आपने याद रखना है, 56 में बना था यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। 51 में बना था पारसी राज्य, फिर 56 में बना पारसी बना था 51 में, और फिर यूटी बना था 56 में। और 57 में हिमाचल प्रदेश में क्या आई थी, क्षेत्रीय परिषद बनी थी ठाकुर करम सिंह जी के अध्यक्षता में। देखिए, ये जो सीरीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सारी सीरीज़ देख ली तो 10 नंबर आप पक्के करके जाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है। तो किस साधु की पूजा जो है वो सिरमौर में की जाती है। तो सिरमौर में जो है ऋषि जमदग्नि जी की पूजा की जाती है। वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ ऋषि जमदग्नि जी की, ऋषि जमदग्नि जी जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है रेणुका माता के पति थे। ये रेणुका माता के पति थे और ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी के जो पुत्र का नाम है वो भगवान परशुराम जी था। ये भी आपने याद रखना है। और रेणुका की अगर मैं बात करता हूँ तो रेणुका मंदिर और रेणुका जो है वहाँ पे एक प्राकृतिक झील भी है रेणुका माता की, जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है रेणुका झील। देखिए, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्पेसिफिक रूप से बात करता हूँ ऋषि जमदग्नि जी की, तो इनकी जो पूजा है मलाणा गांव में की जाती है। और मलाणा जो है ये कुल्लू के मनाली में है। तो मलाणा की अगर मैं बात करता हूँ, मलाणा जो है ये विश्व का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी मलाणा गांव में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भृगु एक झील है और ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। और ब्यास एक नदी है जो कि कुल्लू और जो मंडी शहर है ये ब्यास नदी के पास है। और कुल्लू की अगर मैं और झीलों की बात करता हूँ तो जैसे भृगु झील होगी, मन्नतलाई झील होगी, सरयोलसर झील होगी, श्रिंग टिंगू झील होगी, दशहर झील होगी। सारी की सारी झीलें कहाँ पे है, कुल्लू में। एक बार फिर बोल रहा हूँ, भृगु झील, मन्नतलाई झील, सरयोलसर झील, श्रिंग टिंगू झील और दशहर झील। और अकबर की जो पुत्री का जो अधरंग जो ठीक हुआ था वो भी दशहर झील में स्नान करने से हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और मैं खुद सिरमौर से हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस जो है वो आपको अच्छे से कराऊंगा। वैसे हर ज़िले के बारे में मैं अच्छे से आपको डिस्कस करवा देता हूँ। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है। सिरमौर रियासत के जो संस्थापक है इनका नाम है राजा रसालू। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई। अब एक किताब सिरमौर से रिलेटेड बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है। बुक का नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत सिरमौर जो किताब है, इसके जो इसको
की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना की है राजा रणजौर सिंह ने। तो तारीख ए रियासत सिरमौर बुक के जो राइटर है इनका नाम है राजा रणजौर सिंह। और अगर मैं बात करता हूँ, सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है और नाहन शहर की जो नींव है ये सिरमौर के राजा करम प्रकाश के द्वारा रखी गई थी। अब सिरमौर के नाहन में ही मोती महल और शीश महल भी स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोती महल और शीश महल। मोती महल और शीश महल पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मोती महल और शीश महल सिरमौर के नाहन में है और इनको सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश, क्या नाम है इनका, मोती महल और शीश महल को बनाया था सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश ने। इसके अलावा नाहन में ही नाहन फाउंड्री की स्थापना भी की गई थी 1875 में। 1875 में नाहन फाउंड्री की स्थापना जो की थी ये की थी राजा शमशेर प्रकाश। देखिए शमशेर प्रकाश का जो है बड़ा नाम है सिरमौर से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि 1878 में जो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश थे इनके कार्यकाल में लॉर्ड लिंटन जो है यहाँ पे आए थे और इनके लिए जो इन्होंने लिंटन मेमोरियल, इनकी याद में क्या बना दिया था, इन्होंने लिंटन मेमोरियल बना दिया था। तो लिंटन मेमोरियल भी हिमाचल प्रदेश के नाहन में जो स्थित है ये भी आपने याद रखना है। लिंटन मेमोरियल सिरमौर के नाहन में स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया था, राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा 1878 में बनाया गया था। और याद रखना है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सिरमौर के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये की थी राजा अमर प्रकाश। और ब्रिटिशर्स ने जो है इनको बाद में राजा की उपाधि भी दी थी। तो किस सिरमौर के राजा को पहले विश्व युद्ध के दौरान जो इन्होंने सहायता की थी तो ये राजा अमर प्रकाश थे। तो इनको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना पुस्तकालय है याद रखना है जिसका नाम है महिमा पुस्तकालय, ये भी नाहन में स्थित है और इसको राजा अमर प्रकाश के द्वारा अपनी बेटी महिमा के नाम पर बनाया गया था। और सिरमौर के अंतिम राजा की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका नाम है राजेंद्र प्रकाश। ये सिरमौर के अंतिम राजा थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1942 में पजौता आंदोलन जो है सिरमौर में देखने को मिला था, जिसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से भी है। देखिए सिरमौर से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल करवा रहा हूँ। देखिए मेरा जो मानना है, और साइकोलॉजी के नोट्स आज 12 बजे तक इसकी वैलिडिटी या इसके बाद नहीं मिलेगी, इससे पहले जिसका मैसेज आ गया उसको मिलेंगे, रात को या शाम को ये बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद मेरे से साइकोलॉजी के नोट्स लेंगे अभी भी आप इनको पढ़ सकते हैं और 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7876145409। तो क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं कि प्रदेश का जो धामी गोली कांड हुआ था वो कब हुआ था। बहुत बार बता चुका हूँ, ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को 16 जुलाई 1939 को। भाई क्वेश्चन आता है किसके नेतृत्व में धामी गोली कांड हुआ था, तो ये हुआ था भागमल सोठा जी के नेतृत्व में धामी गोली कांड हुआ था। उसी प्रकार अगर मैं धामी की बात करता हूँ, धामी रियासत की, तो धामी रियासत की जो स्थापना है ये राजा गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और धामी की जो राजधानी बहुत बार पूछी जाती है, तो धामी रियासत की राजधानी हलोग में थी। हलोग में जो एक मेला लगता है पत्थर का खेल मेला जो ये हलोग में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री है रोहित सिंह ठाकुर। तो इसका तो इनमें से कोई नहीं आएगा, तो रोहित सिंह ठाकुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मंत्रियों की बात हो रही है तो कैबिनेट मंत्रालय जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। उप मुख्यमंत्री पहले बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री भी है और इसके साथ साथ जो है ये हिमाचल प्रदेश के आईपीएस मंत्री भी है। ये भी जल शक्ति विभाग के मंत्री भी है, ये भी आपने याद रखना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री, लोक निर्माण मंत्री जो है ये विक्रमादित्य सिंह है। जनजातीय मामलों के मंत्री जो है ये जगत सिंह नेगी है। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार है। उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन सिंह है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। ये सारे के सारे मंत्रिमंडल आपने हिमाचल प्रदेश का याद रखना है। अब जो गोमा जी है वो कौन से मंत्री है और राजेश धर्माणी जी कौन से मंत्री है, ये अपने घर में खुद ही ढूंढ लेना है, क्योंकि अभी इनको कुछ महीनों पहले नया मंत्रालय मिला था, ये भी आपने याद रखना है। 6 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1805 में कांगड़ा पे किसने आक्रमण किया था, तो 1805 में जो कांगड़ा पे आक्रमण किया था ये क्या था, अमर सिंह थापा ने। पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, अमर सिंह थापा को जो है ये बिलासपुर के राजा मानचंद ने बुलाया था। अब जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, इन्होंने बिलासपुर के राजा और उनके पड़ोसी राजाओं को, जो नॉर्मल राजा थे, इनको परेशान कर दिया था कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। तो इन्होंने जो है मजबूर होकर जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था और अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा के महल मोरियो नामक स्थान में, जो
कि वर्तमान में हमीरपुर में स्थित है। तो महल मौर्य में जो है वो संसार चंद को हराया था। बुलाया किसने था? बिलासपुर के राजा महान चंद ने अमर सिंह थापा को बुलाया था और महल मौर्य में संसार चंद को हरा दिया था। अगर मैं बात करता हूँ महल मौर्य की, महल मौर्य पड़ता है भैया हमीरपुर में। हमीरपुर में मेला लगता है कौन सा? एक तो वहाँ पे गसोता महादेव का मंदिर भी है और गसोता मेला भी जो है हमीरपुर में ही लगता है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ का मंदिर और बाबा बालकनाथ का कॉलेज और बाबा बालकनाथ का मेला, ये सभी के जो है ये भी हमीरपुर में स्थित है। बिल कालेश्वर मंदिर है एक, बिल कालेश्वर। देखिए बिल, अगर बिल कालेश्वर आएगा तो आएगा हमीरपुर, बिल कालेश्वर मेला या बिल कालेश्वर मंदिर। लेकिन अगर कालेश्वर मंदिर या कालेश्वर मेला आएगा तो कांगड़ा आएगा। अगर आगे बिल आ रहा है कालेश्वर के आगे तो हमीरपुर आएगा, लेकिन अगर खाली कालेश्वर आ रहा है तो कांगड़ा आएगा। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर मैं बात करता हूँ शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में, तो शिमला से जो है ये अमृत कौर जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी और भारत की ये पहली, स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भारत की, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हम इनको बोल सकते हैं। और ये महासू जिले से जो है लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया अगर बात करते हैं चंद्रताल झील की, चंद्रताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील हो गया, सूरजताल झील हो गया, यूनामसू झील हो गया, दीपकताल झील हो गया, ये सारी की सारी झीलें जो है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जो विधानसभा की एक सीट है। नाको झील कहाँ पे है? नाको झील जो है ये किन्नौर में है। चंबा में बहुत सारी झीलें हैं। चंबा में जो है खजियार झील, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिमला में कराली झील है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिमला में तानू जुब्बट झील है, गढ़कुफर झील है, ये सारी की सारी आपने याद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध शूलिनी मेला। देखो अभी शूलिनी जी का शूलिनी मंदिर, देखो मेरे को तो मेला ही याद आ रहा है क्योंकि अभी पीछे मेला हुआ था, वहाँ पे एक सिंगर आए थे पंजाबी, अखिल, बड़ा अच्छे सिंगिंग करता है वो। तो प्रसिद्ध शूलिनी मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो प्रसिद्ध शूलिनी मंदिर जो है सोलन में है। और अगर मैं बात करता हूँ शूलिनी मंदिर की, ये सोलन में स्थित है। तो यहाँ पे पिछले महीने जून के महीने में जो है वो शूलिनी मेला भी लगा था, ये भी आपने याद रखना है। अब जब आप सोलन से हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलन से भी होंगे। सोलन में जो है जटोली मंदिर भी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं और फोटो यहाँ पे खिंचवाते हैं। तो जटोली मंदिर, इसका जो आकार है वो बनाया गया है, इसको बहुत ही अच्छी शैली में इसको बनाया गया है। मोहन हेरिटेज पार्क भी सोलन में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहन हेरिटेज पार्क भी कहाँ पे है? सोलन में। सोलन में जो है जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसकी सबसे बड़ी सुरंग, टोटल सुरंगें वर्तमान में 102 है। 102 में से जो सबसे बड़ी सुरंग है वो भी सोलन में स्थित है। सोलन में उसका नाम है बड़ोग सुरंग, ये भी याद रखना है, क्या नाम है? बड़ोग सुरंग जो है वो सोलन में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी सोलन में स्थित है। जितना मुझे याद आ रहा है अभी सोलन से जल्दी जल्दी वो मैं आपको करवा रहा हूँ। शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में है। एमएमयू जो है ये सोलन में स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और 1985 में जो है वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और एक चीज़ और, अब जो बलजीत कौर थी जो पर्वतारोहण है, ये भी सोलन से है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं बात करता हूँ मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। इसके अलावा देखिए मिल्खा, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्समैन जिनको पूछा जाता है, कहते हैं कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर या मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, उसका नया नाम जो हो गया वो हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसके अलावा हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। 360 डिग्री के नाम से AB डिविलियर्स को जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं जिनको हम यहाँ से जो है एक ही टॉपिक में डिस्कस नहीं करवा सकते। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये वर्ष 1987 में स्टार्ट हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है। और इंदिरा गांधी के बारे में बात करता हूँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1966 से 77 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही थी, क्योंकि 77 में क्या हुआ था कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, प्रधानमंत्री बने थे। और इसके बाद फिर 1980 में 80 से 84 इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई थी भारत की, और 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला है जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया और पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला। और इंदिरा गांधी के नाम से ही आईजीएमसी शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भी स्थित है, ये शिमला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बड़े अच्छे लेवल के जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो आर्य समाज मेरे को हमेशा माइंड में आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, क्योंकि टेट में अभी पूछा गया है, एलटी का पेपर था शायद, उसमें पूछ लिया गया था, तो दोबारा आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देखिए इनका जो मूल नाम था वो बड़ा आसान था। मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने एक फेमस नारा दिया था, वो दिया था बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। बस उसी तरह यहाँ पे एक नाम दिया है नरेंद्र दत्त। किसका नाम है? नरेंद्र दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा महान काम क्या कर दिया था भैया? स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1893 में जो है यूएसओ के शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन जो आता ना, इस पे इन्होंने बहुत ही अच्छा एक भाषण दिया था, जब से ये फेमस हो गए थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत लेवल का है। मैं क्वेश्चन जो आज लाया हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को मैराथन का नाम दिया है। देखिए G20 की बैठक भारत में हुई थी और 2023 में ये हुई थी, और 1 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर से शुरू हुई थी 2022 से, और 31 नवंबर तक ये बैठक हुई थी। और उसके बाद अभी 2024 में ब्राज़ील में ये बैठक हो रही है। पहला क्वेश्चन तो ये कि 2024 में बैठक ब्राज़ील में हो रही है। देखिए G20 में जो है 19 देश, 2 संगठन है और एक है यूरोपियन यूनियन, और भारत में जो जिस संगठन को जोड़ा गया इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ये भी याद रखना है। अब 2023 की जो थीम थी इसका नाम था भैया वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम। और 2023 में जो भारतीय शेरपा थे G20 के, इनका नाम था अभिताभ कांत। क्या नाम था? अभिताभ कांत। और भारत में जो G20 का महासम्मेलन हुआ था वो हुआ था 9 और 10 सितंबर को भारत के दिल्ली में प्रगति मैदान में एक भवन है जिसका नाम है भारत मंडपम में। देखिए 2024 में ब्राज़ील में हो रही है, तो भूलना नहीं है। G20 से अगर क्वेश्चन आता है गलत नहीं करे। अगले क्वेश्चन की बात, शिमला का जो गेयटी थिएटर है आम लोगों के लिए कब खोला गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आपको लग भी रहा होगा कि सर अब तो क्वेश्चन दोबारा भी आ रहे हैं। दोबारा भी आएंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपरों में जब मैं क्वेश्चन लाता हूँ तो वो रिपीटेड भी भाई होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो शिमला का जो गेयटी थिएटर है ये 30 मई 1887 में जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ शिमला की, शिमला के ही अन्ना डेल से 1888 में डूरंड फुटबॉल कप की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? शिमला में अन्ना डेल मैदान है, बड़ा सुंदर मैदान है। शिमला में गेयटी थिएटर है और गेयटी थिएटर को 30 मई 1887 में तो खोला। लेकिन यहाँ पे जो पहला नाटक दिखाया गया था, कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसका नाम था टाइम विल टेल। क्या नाम था? टाइम विल टेल। अब शिमला की एक बिल्डिंग है जिसका नाम है अलर्ट जाइल बिल्डिंग। अलर्ट जाइल बिल्डिंग जो है इसको भी 1886 में पूर्ण किया गया था इसको भी। और वर्तमान में जो अलर्ट जाइल बिल्डिंग है वहाँ पे जो है सेक्रेटेरिएट स्थित है हिमाचल प्रदेश का। देखिए दोस्तों एक और भवन बनाया गया था 1884 में इसका काम शुरू हुआ था और 1888 में पूरा हो गया था, जिसका नाम है वॉयस रीगल लॉज। वॉयस रीगल लॉज का जो नया नाम है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, और इसका पुराना नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का वॉयस रीगल लॉज है। ये शिमला के समर हिल में स्थित है। देखिए इसको जो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनाया गया था, ये वही लॉर्ड डफरिन है जिनके कार्यकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बिलासपुर नरवाली मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, क्योंकि मैं बहुत इस मेले के बारे में बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? कल ही मैंने ये क्वेश्चन करा है। 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में हम ला सकते हैं। देखिए किस आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल, संविधान की हृदय और आत्मा भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब भैया 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? आपको तो पता होनी चाहिए, मेरे को तो पता है, आपको पता है या नहीं है? तो अगर नहीं पता है तो पेपर में याद करके जरूर जाएं। हैबस कॉर्पस,
नंबर 2 मैंडामेस, नंबर 3 क्यू वारंटो, नंबर 4 प्रोहिबिशन, नंबर 4 सैनिटरी। तो 5 प्रकार की रिट है। आर्टिकल 32 जो है वो रिट के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल हाँ, हाई कोर्ट भी, उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत जो है, अगर हाई कोर्ट की मैं बात करता हूँ तो वो भी रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती? देखिए, राज्यपाल के द्वारा जो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन जब हिमाचल आए थे, जितना मुझे याद है, तो उनको जो है वो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री जब बने थे सुक्खू जी, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ने की थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, उनकी नियुक्ति भी, उनको भी अपॉइंट गवर्नर ही करता है यार। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको नहीं करता। अब जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो इनको जो अपॉइंट करेगा वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाई कोर्ट के जो जज है ना, हाई कोर्ट जो है भारत में वो टोटल कितने हैं? 25 है। ये भी टेट में पूछ लिया गया है। तो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है ना, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, इसका नाम जो है वो रेवेंसवुड बिल्डिंग है। क्या नाम है? रेवेंसवुड बिल्डिंग। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पेपर में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है? आरबीआई जो है भारत का रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ये तो आपको पता चल गया। इसके जो गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और ये जो इसकी स्थापना कर दी थी कि भारत में एक बैंक होना चाहिए। और आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो नेशनलाइजेशन जो हुआ था आरबीआई का, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, शक्तिकांत दास यहाँ पे दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है, गवर्नर है किसके? आरबीआई के। और आरबीआई की जो गवर्नर की जो नियुक्ति है, ये की जाती है, ये 25वें नंबर के, ये भी आपने याद रखना, ये की जाती है राष्ट्रपति के। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना? 31वां देश कौन सा बना है? तो 31वां देश तो बना था फिनलैंड। ये वही फिनलैंड है जो कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी पहले नंबर पे आया था। देखिए, अब 32वां देश भी नाटो का बन चुका है। 32वां देश पेपर में पूछा जाएगा। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। अब नाटो कब से चर्चा में आया है? जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। रूस और यूक्रेन का भैया युद्ध हुआ और नाटो चर्चा में आ गया। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, नाटो का जो पूरा नाम है वो नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। नाटो की जो स्थापना हुई थी, ये 1949 में हुई थी। नाटो में कुल सदस्य देश अब 32 हो चुके हैं। 32वां देश जो है वो स्वीडन बन चुका है। नाटो के जो प्रमुख है, इनका नाम है जेम्स स्टोलनबर्ग। नाटो का हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। देखिए, क्वेश्चन की भरमार आज आपके बीच लाया हूं, और एक से एक क्वेश्चन आपके बीच आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान की दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? द साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड इच। जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, इसके दक्षिण भाग को जो कहा जाता है, ये कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ज़्यादातर हिस्सा है, जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा या जलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, और 9 राज्यों में से भी गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाता है। 75-16 कुल जलीय सीमा बनाता है भारत देश, और स्थलीय सीमा जो है ये 15,200, जो लैंड बॉर्डर बनाता है ये 15,200 बनाता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, पेपर में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर पठार है ना, इसको भारत का रूर कहा जाता है। ज़्यादातर जो छोटा नागपुर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। लेकिन कुछ कुछ हिस्सा अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार में भी स्थित है, छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। तो कुछ कुछ हिस्सा इन राज्यों में भी इसका स्थित है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिया है, अरावली माउंटेन रेंजेस। अरावली माउंटेन रेंजेस जो है, ये भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस है, जो कि इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो राजस्थान में आता है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तक ये फैली हुई है, ये भी आपने याद रखना है।
और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये जेनेवा में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में हुई थी। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम गेट था। गेट बना था 1948 में, फिर डब्ल्यूटीओ बना था 1995 में 1 जनवरी को। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। तो दोनों के दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करता हूँ विश्व वेटलैंड दिवस की, विश्व वेटलैंड दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में जो है विश्व रामसर सम्मेलन हुआ था। अगर मैं वेटलैंड साइट्स की भारत में बात करता हूँ, तो अब टोटल वेटलैंड साइट भारत में 80 हो चुकी है। 5 नई बनी है, पहले 75 थी, अब भैया 80 हो चुकी है। ये भी आपने याद रखना है। और भारत की जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? तो रेणुका जो वेटलैंड साइट है ना, वो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। और सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? भैया, ये क्वेश्चन ना पेपर में अक्सर मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। तो यह है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है ये यूएनओ के करंटली जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। ये भी आपने याद रखना है। यूएनओ की अगर बात करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 193 देश है। लाइव सेशन में भी शाम को इसके बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने का अभी मेरे को समय नहीं है। लाइव सेशन शाम को होने वाला है, आप जुड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे ही लाइव आऊँ, बाकी शाम को ही पता चलेगा 4 बजे के मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ या किस चीज़ पे लाइव आ रहा हूँ। तो आप जुड़ जाएँ मेरे चैनल के साथ, लाइव जो होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है ये अबू धाबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और इसकी जो करेंसी है इसका नाम है दिरहम। बहुत बार पूछा गया है कि भैया बताइए यूएई की जो करेंसी है इसका नाम दिरहम है और कैपिटल का नाम तो अबू धाबी है। देखिए, इसके अलावा रियाद कहाँ की कैपिटल है? तो ये सऊदी अरबिया की है। इसके अलावा जो है जैसे कि सऊदी अरबिया की जो रियाद यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ की मुद्रा का नाम है। इसके अलावा जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो दोहा है, दोहा कहाँ की है? तो कतर की जो है वो दोहा है कैपिटल। और यहाँ की जो करेंसी है ये कतरी रियाल है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की जो करेंसी का नाम वो पीसी। तो यहाँ से हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में बात कर रहा है तो वर्तमान में 25 है। और शेड्यूल कितने हैं? तो अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। और भाई 448 वैसे माने जाता है आर्टिकल, लेकिन वैसे जो देखा जाए तो 395 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर मैं पार्ट्स की बात कर ही लेता हूँ, 25 पार्ट है। 25 पार्ट में से इंपॉर्टेंट बात की बात करता हूँ। भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 बात करता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 प्रकार के हैं। इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा भाग है? तो भाग 15 इलेक्शन की बात करता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो है ये इसको 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित किया गया था और ये भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना था। अब पंचायती राज चलाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? और ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 बात करता है। तो पंचायती राज चलाने वाला भारत का पहला जो राज्य है ये राजस्थान है। और राजस्थान के नागपुर में, शायद नागपुर जिला में ये चलाया था पंचायती राज, सबसे पहले चलवाया था 1959 में, ये भी आपने याद रखना है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के अभी पिछले साल नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। अब मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्योंकि 4 या 5 राज्यों में पिछले साल भी चुनाव हुए थे, तो आपने याद रखना है छत्तीसगढ़ में विष्णु बसे। विष्णु बसे का मतलब है विष्णु देव साय। मध्य प्रदेश में मोहन। मध्य प्रदेश में मोहन का मतलब है कि मोहन यादव। तेलंगाना में रेड्डी। और राजस्थान में भजन हुए, तेलंगाना में रेड्डी। राजस्थान में भजन हुए तो भजन लाल शर्मा, रेड्डी हुए तेलंगाना में तो रेवंत रेड्डी। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में विष्णु बसे, मध्य प्रदेश में मोहन, राजस्थान में भजन हुए, तेलंगाना में रेड्डी। ये मैंने अपने माइंड में। और हिमाचल में तो सुख है भाई, सुख तो आपको दिख ही रहे हैं कितनी भर्ती आ रही है, धमाधम भर्ती आ रही है। तो सुख जो है हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और भगवान जी पंजाब में है। ममता दीदी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। एकनाथ शिंदे जी कहाँ के हैं? तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के हैं। तो कभी कभार ये मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं। और धामी साहब तो हमारे पड़ोसी है। सैनी कहाँ बसे? सैनी अब हरियाणा में बसे, क्योंकि नवदीप सैनी को जो है अब हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर तो अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और मैं मानता हूँ कि एक बंदे का जो पढ़ने का जो अधिकतर होता है वो 30-35 मिनट ही ध्यान से पढ़ सकता है, लेकिन अब ध्यान लगाना है, अब पेपर बहुत क्लोज है। और जो यहाँ तक वीडियो देख चुका है ना, उसको मैं लास्ट में एक कोड दूंगा, और जिसने ये पूरी वीडियो देखी है वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में वही कोड जो है डालेगा। सुपर प्लस कमेंट आप दे सकते हैं, उसके पीछे ये डालना है आपने, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी है। आधी वीडियो देख के भाग जाते हो, आपका फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है भाई। मैं आपके लिए डिस्कस होके मैं भी नहीं थक रहा हूँ, जो कि आपको इतने देर से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? और शाम को लाइव भी आना है, कितना काम है, और घर में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, दूसरे भी काम भी करने पड़ते हैं। तो वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2 वीडियो मैं बोलता हूँ कि शायद दूसरे भी देते हैं यूट्यूब में 2-2 3-3 वीडियो, लेकिन मैं आपके लिए जिस हार्डवर्क के साथ जो मैं ये वीडियो आपके बीच ला रहा हूँ ना भाई, बहुत टाइम लगता है इन वीडियो को बनाने में, बहुत टाइम लगता है। छोटी मोटी वीडियो तो जो है दिन में 6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन वीडियो को ढूंढना और इन वीडियो के बारे में जो है डिस्कस करके आपको बताना टाइम लगता है। तो वर्तमान में जो भारत की जो चुनाव आयुक्त है, इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है ये 25वें नंबर के जो है चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे। चरणों वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना यार, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 ईयर्स होता है या 65 ईयर्स होता है, या 6 साल होता है या 65 साल होता है। ये भी आपने दोनों बातें याद रखनी है। और इलेक्शन से रिलेटेड अभी थोड़ी देर पहले बोला है, पार्ट 15 बात करता है और आर्टिकल 324 बात करता है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो इनका नाम सत्य नडेला है, और सुंदर पिचाई भी ऑप्शन में दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ सुंदर पिचाई की, तो सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के सीईओ है। ट्विटर का जो नया लोगो है, ये मैं करंट अफेयर में बता चुका हूँ कि ट्विटर का नया लोगो एक्स है। एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला कंपनी के जो सीईओ है और चेयरमैन है, मालिक, जो इनका नाम एलॉन मस्क है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि 280 आर्टिकल 280 और भाग कौन सा? भाग 12 वित्त आयोग के बारे में पार्ट 12 बात करता है। और पार्ट 12 पेपर में कभी कभार ऐसे भी दिया होता है, तो रोमन अंकों में भी कभी दिया होता है, तो रोमन अंकों की गिनतियाँ भी थोड़ी सी देख लेनी है 1 से 20 तक, क्योंकि पार्ट कभी कभार ऐसे ही दिए होते हैं पेपर में। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 भाग 12, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। भारत की वित्त मंत्री अभी फिर से बनी है निर्मला सीतारमन। आर्टिकल 315 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से बात करता है, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 141 से 151 तक जो है, 153 ले लो, तो ये करता है भारत के कैग, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन मुझे जब मैं ढूंढ रहा था तो इलाहाबाद में, वैसे तो मुझे पता भी था कि इलाहाबाद में ही होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था। तो जब मैं विकिपीडिया गूगल में देखा तो इसमें 160 जजेस थे, जिसमें से कि यार जब मैं जज देख रहा था 160 में भी, तो 120 मुझे स्थायी मिले थे और 40 अतिरिक्त जज मिले थे। टोटल जज मुझे जो है इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा मिले थे। इसके अलावा सबसे कम जज जो मैं देख रहा था, सबसे कम जज जो है ये 3 जज ही बैठते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय में। इसके अलावा
जैसे कि हिमाचल हाई कोर्ट है। हिमाचल हाई कोर्ट की तो मुझे बात करनी ही थी। यहाँ पे टोटल 13 जज बैठते हैं और हिमाचल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम MS रामाचंद्र राव है। और अगर मैं दिल्ली, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट में 46 जज बैठते हैं। अगर इतने टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टेट का पेपर है भाई, कुछ भी पूछ लेता है। कोलकाता में जो जज है ये 54 जज है, और गुवाहाटी भी यहाँ पे दिया है, तो गुवाहाटी में जो जज है ये 22 जज है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन आएंगे पढ़ाए हुए या नहीं आएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो पढ़े हुए आएंगे जब हमने मेहनत की है, लेकिन ये पता नहीं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। अब जीके है बहुत सारा, जीके का आप खुद बताओ, कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। अपने ओर से मैं हर चीज़ को पानी पानी कर रहा हूँ, हर चीज़ को जो है मैं, देखो 4 ऑप्शन थे, मैंने हर एक हाई कोर्ट यहाँ पे आपको बता दिया। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम में देखो, मैं यहाँ पे पूरा डाटा आपको बना लेता हूँ। सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह है। 4 ग्रह आंतरिक है, 4 ग्रह बाह्य है। अब आंतरिक और बाह्य ग्रह को जो अलग करता है वो कौन करता है? वो क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड करते हैं। पहला ग्रह बुध है, सन के सबसे नज़दीक ये बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और इस ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट भी है और पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। तीसरे नंबर पे भैया पृथ्वी, आपने याद रखना है। चौथे नंबर, और पृथ्वी का रंग नीला है। नीला नीला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जल है। चौथा जो ग्रह ये मंगल है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह है। ये भी आपने याद रखना है। और पृथ्वी का भी एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है 5वें नंबर का, इसका नाम है जुपिटर बृहस्पति। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। और सबसे पहले अपने अक्ष पे सबसे तेज़ी से घूमता है 9 घंटे 55 मिनट में बृहस्पति। इसके बाद जो है वो शनि है। शनि ऐसा ग्रह है जिसमें वलय दिखती है और इन बलों की संख्या 7 है। इसके बाद जो है, और आकाश में पीले तारे के समान भी शनि ही दिखाई देता है। इसके बाद है मिथेन, सॉरी, हे भगवान, इसके बाद जो है ये है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पे लेटा हुआ है। कितना लेटा हुआ है? 82 डिग्री लेटा हुआ। जैसे पृथ्वी लेटी हुई है 23.5 डिग्री, मंगल लेटा हुआ है, झुका हुआ है 25 डिग्री, लेकिन ये झुका हुआ है 82 डिग्री। इसीलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य से सबसे दूर है नेपच्यून, जिसको हम वरुण ग्रह बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है, जबकि अरुण भैया इतना दूर है तो 165 साल लगाता है। पृथ्वी कितना लगाती है? 365 वर्ष, सॉरी 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। तो सारा याद रखना है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जितने भी बच्चे यहाँ तक आए हैं, जितने भी बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, वो YE++ सुपर, YA++ सुपर पक्का यार कमेंट देना है, तभी मुझे लगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। निम्न में से सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वो वॉन लेक में पाई जाती है। जब मैं देख रहा था नोट्स में तो ये 330% लवणीय है। वॉन लेक जो है ये तुर्की में स्थित है, और तुर्की देश का जो नया नाम हो गया है ना यार, अब हो गया है तो क्या करें, तुर्की देश का नया नाम तुर्की है। और तुर्की की जो राजधानी पेपर में पूछी जाती है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, क्योंकि टेट में अक्सर राजधानियाँ भी पूछ लेता है विश्व की। अंकारा तुर्की की राजधानी है, और करेंसी का नाम है वो है तुर्किश लीरा। क्या नाम है? तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। और अगर मैं बात करता हूँ मृत सागर झील की, तो मृत सागर झील भी भैया एशिया में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में, भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछा था और आज लेके भी आया था कि ले जाता है। कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905 को। ये क्वेश्चन बहुत बार टेट में आ चुका है। कांगड़ा में ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, और यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी की मूर्ति लगी है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके बारे में कुछ ऐसा माना जाता है कि अगर इस मूर्ति में पसीना दिखता है तो कांगड़ा पे कोई संकट या विपत्ति आ जाती है। लेकिन इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे जब हम टॉपिक्स में जाएंगे। बलोकरा सीरीज़ करेंगे HP की, वो हम बोर्ड पे ही मैं आपको कराऊंगा वो सारी चीज़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? और कमीशन के लिए जिसको भी जुड़ना है, जिसका टेट क्लियर हो जाएगा, वो जो है वो मेरे नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। हम जो है एक
खुद तो मैं आपको जीके ही पढ़ाऊँगा, लेकिन साइकोलॉजी और हिंदी साइकोलॉजी और इंग्लिश के लिए जो और अदर जो टेट है वो मेरे पास सब के सब जो है वो टीचर है जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, वो अपना फ्री टाइम मेरे चैनल के लिए देंगे और उन्होंने बोला भी है। तो वो टीचर जो है मेरे चैनल पे आएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखो आप लोगों का कितना फ़ायदा होने वाला है। देखिए मैं भी उनका खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे टीचर्स जो है वो आपको जो है पढ़ाने आएंगे कमीशन के लिए। तो देख लो भाई, हम लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ख़ुद भी मैं कमीशन की ही प्रिपरेशन, एलाइड कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी कमीशन के लिए। तो आपने जुड़ना है, कहीं भी नहीं जाना है। दामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, 16 जुलाई 1939। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी? आज का अंतिम क्वेश्चन, और सोचा था कि 40 मिनट का ही बनाऊंगा। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी यमुना है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। और यमुना की अगर मैं बात करता हूँ, यमुना एक ही ज़िले में बहती है, सिरमौर ज़िले में, उत्तराखंड से आती है। यमुनोत्री से, बंदरपुर चोटी, कालिंद पर्वत से आती है और हिमाचल के खोदर मांजरी, याद रखना, हिमाचल के खोदर मांजरी में एंटर होती है और ताजेवाला में हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना की टॉस यमुना की सहायक नदी है, पब्बर यमुना की सहायक है, असनी हो गया, जलाल हो गया, बाटा नदी हो गया, ये सारी की सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे लंबी नदी की, तो सतलुज है। राकसताल झील मानसरोवर झील से आती है। बाणासुर ने हिमाचल की ओर मोड़ा। तो बहुत सारी बातें हैं यार जीके में, मतलब कि जितनी ज़्यादा बातें की जाएँ उतना ही कम है। और अगर मैं बात करूँ, आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ। शाम को लाइव आपने आना है 4:30 के आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ। तो यूट्यूब पे ही मैं लाइव आने का सोच रहा हूँ, जैसा कि रहेगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। हर हर महादेव के पीछे आपने या पहले YA+ या पहले हर हर महादेव ही आएगा। पहले हर हर महादेव, फिर लिखना है YA+40। जिसने YA+40 लिख दिया ना, YA++40, तो मुझे लगेगा कि उसने पूरी वीडियो देखी है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, हर हर महादेव।